और राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, राजस्व प्रकरणों और अन्य शासकीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। कई आवेदकों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हट गया, जिससे वे आवास के लाभ से वंचित हैं। और कई लोगों ने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, नाम कटने और अन्य संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जनदर्शन में आज कुछ तो राजस्व से संबंधित आवेदन आए हैं और कुछ आवेदन जो है प्रधानमंत्री आवास में नाम था, उसके बाद में उसका नाम कट गया। ऐसे आवेदन, बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं। तो हमने उसको संबंधित को ये भी बताया है कि जो सर्वे सूची प्रकाशन हुआ है उसमें आप लोग दावा आपत्ति करिए, ताकि जो 2.0 जिसमें सर्वे में जो नाम कटा है, किस कारण से कटा है वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अपात्र होने के कारण नाम कटा होगा, तो ये आप दावा आपत्ति करें, ताकि जो है जनपद से या ग्राम सभा से जो सूची प्रकाशित हुई है उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका नाम किस कारण से कटा है। और बलरामपुर राजनांदगांव में पिछले करीब 10 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर में कई इलाके जलमग्न हो गए। बसंतपुर जिला अस्पताल, इंदिरा नगर, रामनगर, ममता नगर, गैलेक्सी अपार्टमेंट और मोतीपुर अंडरब्रिज सहित कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया, हालांकि वार्डों तक पानी नहीं पहुंचा और मरीज सुरक्षित हैं। नगर निगम की टीमें लगातार जल निकासी में जुटी हुई हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पिछले कई सालों से कॉलोनी की व्यवस्था को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर व्यवस्था जब रात होती है तो बिजली नहीं है, दिन होता है तो पानी नहीं है, और बरसात हुई है तो नाली नहीं है। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, कॉलोनाइजर की मूलभूत सुविधाएं हैं कि जल, बिजली और पानी और निकासी की व्यवस्था वो प्रॉपर करके एक कॉलोनी को हैंड ओवर करे। पर आज की व्यवस्था, पहली बारिश के बाद हम सब ये चीज़ देख रहे हैं, और मीडिया को बुलाकर या आप लोगों को बुलाकर ये बात करना अब इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारी अब कोई सुन नहीं रहा है। हम अभिनंदन कॉलोनी के जो रहवासी हैं, रात भर बहुत ज़्यादा पानी आया, और ये मंडी तरफ से जो पानी आ रहा है, यह पानी का कोई निकासी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पूरी रोड देखिए ब्लॉक हो गई है। और समझ ही नहीं आ रहा है, घरों के अंदर पूरा पानी घुस रहा है, रोड का है, पूरे जो 4-4 फीट के जो प्लॉटिंग हुई है, पूरे इतने गड्ढे हैं कि पूरा पानी भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है। और न ही तो इसका कोई प्लाटों का भरान किया गया है, और न ही कोई पानी निकासी का सही ड्रेनेज सिस्टम है। हमने कॉलोनी में प्लॉट इसलिए लिया था कि हमको ये पानी की निकासी वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि चारों तरफ देखिए बाढ़ टाइप का मंजर है। और गरियाबंद और राजनांदगांव में पिछले करीब 10 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बसंतपुर जिला अस्पताल, इंदिरा नगर, रामनगर, ममता नगर, गैलेक्सी अपार्टमेंट और मोतीपुर अंडरब्रिज सहित कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया, हालांकि वार्डों तक पानी नहीं पहुंचा और मरीज सुरक्षित हैं। नगर निगम की टीमें लगातार जल निकासी से जुटी हुई हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कॉलोनी की व्यवस्था को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर व्यवस्था जब रात होती है तो बिजली नहीं है, दिन होता है तो पानी नहीं है, और बरसात हुई है तो नाली नहीं है। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, कॉलोनाइजर की मूलभूत सुविधाएं हैं कि जल, बिजली और पानी और निकासी की व्यवस्था वो प्रॉपर करके एक कॉलोनी को हैंड ओवर करे। पर आज की व्यवस्था, पहली बारिश के बाद हम सब ये चीज़ देख रहे हैं, और मीडिया को बुलाकर या आप लोगों को बुलाकर ये बात करना अब इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारी अब कोई सुन नहीं रहा है। हम अभिनंदन कॉलोनी के जो रहवासी हैं, रात भर बहुत ज़्यादा पानी आया, और ये मंडी तरफ से जो पानी आ रहा है, यह पानी का कोई निकासी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पूरी रोड देखिए ब्लॉक हो गई है। और समझ ही नहीं आ रहा है, घरों के अंदर पूरा पानी घुस रहा है, रोड का है, पूरे जो 4-4 फीट के जो प्लॉटिंग हुई है, पूरे इतने गड्ढे हैं कि पूरा पानी भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है। और न ही तो इसका कोई प्लाटों का भरान किया गया है, और न ही कोई पानी निकासी का सही ड्रेनेज सिस्टम है। हमने कॉलोनी में प्लॉट इसलिए लिया था कि हमको ये पानी की निकासी वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी,
लेकिन आज ये स्थिति है कि चारों तरफ देखिए बाढ़ टाइप का मंजर है। राजनांदगांव से खबर, जहां महिला की न्यूड फोटो वायरल का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की न्यूड फोटो वायरल का ये मामला, जहां पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पति और परिचितों को भेजी थी आपत्तिजनक तस्वीरें, और आपत्तिजनक तस्वीरें के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है और आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई। अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक महिला के द्वारा प्रधान आरोपी अरबाज खान है, जो कि गौरीनगर एरिया का रहने वाला है, उसके द्वारा खरीद कर उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर न्यूड फोटो डालने के संबंध में शिकायत मिला था, जिसको जांच पर प्रथम दृष्टया आरोप सही होना पाया गया और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना अभी की जा रही है, जिसमें साइबर सेल के माध्यम से आरोपी का जो भी साइबर टेक्निकल इशू है उस पर जांच कर रहे हैं कि इस तरह के हादसे ना हो और बच्चे भी यहाँ पर जो पढ़ने वाले में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया और शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लिया। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। दौरे के दौरान छुरिया ब्लॉक के ग्राम मोर कुटुंब में हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया गया और छात्राओं को साइकिल और पुस्तकों का वितरण भी किया गया। इतना भी पैसा आता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम कुछ करें। तो इस बार के हमने पूरा 1 साल का निजी जो हमारे को मानदेय मिलता है, भत्ता मिलता है, उसका उपयोग जो ध्रुव में जो पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में प्लान करें। खैरागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस 2.0 सर्वे को लेकर पंचायत सचिव संघ ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सर्वे के दौरान आ रही व्यवहारिक समस्याओं को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की। सचिवों ने कहा कि पात्र अपात्र हितग्राहियों के सत्यापन में उन पर अनावश्यक जिम्मेदारी डाली जा रही है। शिकायतें बढ़ रही हैं। ग्राम पंचायत कर्मचारियों को प्रशासनिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने भारत सरकार के एसओपी के अनुसार स्पष्ट और व्यवहारिक निर्देश जारी करने की मांग की है। राजनांदगांव से खबर। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां गजेंद्र यादव छुरिया में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया और शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया। तो दौरे के दौरान छुरिया ब्लॉक के ग्राम मोड़ कुटुंब में हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन भी किया और छात्राओं को साइकिल और पुस्तकों का वितरण भी उन्होंने किया। इतना भी पैसा आता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम कुछ करें। तो इस बार के हमने पूरा 1 साल का निजी जो हमारे को मानदेय मिलता है, भत्ता मिलता है, उसका उपयोग जो ध्रुव में जो पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में 16,000 बेटा बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमने जूता लेकर दिया है। अगले बार कुछ नया प्लान करें। तो देखिए, राजनांदगांव में पिछले करीब 10 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बसंतपुर जिला अस्पताल, इंदिरा नगर, रामनगर, ममता नगर, गैलेक्सी अपार्टमेंट और मोतीपुर अंडरब्रिज सहित कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला अस्पताल परिसर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पानी भर गया है। हालांकि वार्डों तक पानी नहीं पहुंचा और मरीज सुरक्षित हैं। नगर निगम की टीमें लगातार जल निकासी में जुटी हुई हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पिछले कई सालों से कॉलोनी की व्यवस्था को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर व्यवस्था जब रात होती है तो बिजली नहीं है, दिन होता है तो पानी नहीं है और बरसात हुई है तो नाली नहीं है। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, एक कॉलोनाइजर की मूलभूत सुविधाएं हैं,
कि जल, बिजली और पानी और निकासी की व्यवस्था वो प्रॉपर करके एक कॉलोनी को हैंडओवर करे। पर आज की व्यवस्था, पहली बारिश के बाद हम सब ये चीज देख रहे हैं और मीडिया को बुलाकर या आप लोगों को बुलाकर ये बात करना अब इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारी ये कोई सुन नहीं रहा है। हम अभिनंदन कॉलोनी के जो रहवासी हैं, रात भर बहुत ज्यादा पानी आया और ये मंडी तरफ से जो पानी आ रहा है, यह पानी का कोई निकासी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पूरी रोड देखिए ब्लॉक हो गई है और समझ ही नहीं आ रहा है, घरों के अंदर पूरा पानी घुस रहा है, रोड का है, पूरे जो 4-4 फीट के जो प्लॉटिंग हुई है, पूरे इतने गड्ढे हैं कि पूरा पानी भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है और नहीं तो इसका कोई प्लाटों का भरान किया गया है और नहीं कोई पानी निकासी का सही ड्रेनेज सिस्टम है। एक हमने कॉलोनी में प्लॉट इसलिए लिया था कि हमको ये पानी की निकासी वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि चारों तरफ देखिए बाढ़ टाइप का मंजर है। और खबर राजनांदगांव से खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से आपको बता दें कि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति वसूली का मामला सामने आया। आरोप है कि लगभग 90 ग्रामीणों से राशि लेने के बावजूद ना तो उन्हें मकान मिला, ना ही पैसे वापस किए गए हैं। मामले से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग भी की गई है। ग्राम पंचायत कोठीपुरा में फर्जी हुआ है। 90 लोगों का आवास है ऐसे करके बोले हैं और पैसे लिए। कितना पैसा लिया? 1000 रुपए और उन लोगों का नाम नहीं आया 90 जने का और दूसर का नाम आ जाए। हम लोग आए हैं कि सचिव को बर्खास्त किया जाए। आवास पर जो 1000 रुपये रिश्वत मांगे हैं सचिव और कोतवाल मिल के, और गाँव में भी आवास आगे करके 90 घर के आगे करके सर्वे करे हैं और उनमें से 1000 रुपया ले है और उनमें जो जैसे कि 90 घर 1000 मांगे हैं उनमें के अभी सूची में काको नाम नहीं आया है और अभी जो वह कलेक्टर का है ना उनमें हम मतलब सचिव को हटाना चाहता हूँ। राजनांदगांव के बरगा गांव में करीब 2 माह पहले बना नया रेलवे ओवर ब्रिज पहली बारिश में जगह जगह से दरारों के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का लापरवाही का आरोप भी लगाया। दूसरों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल जो दरारें हैं उनको लेकर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। मरम्मत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने ओवरब्रिज की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराकर सुरक्षित मरम्मत कराने की अपील भी की है। भी बहुत डर है, आना जाना भी खतरा है। हम जाके देखें कि हम डर लगी से एक चल नहीं चलन कैसे और चेम्बर बना है तो चेम्बर अगर भसक जाए नहीं तो हमारे घर मन पीट उठ जाये। वो जस्ट और चेम्बर के बगल में हमारे घर लगे है, घर भी गए, खेत भी गए, पूरा गए, सामान मन मारे है पूरा। तो सामान अभी खाली नहीं करी से खेत भी भरा है न फसल के हमारे बर्बाद हो गई नहीं बोए रखे थे। का हो क्या गए ब्रिज में का है वो दरार आ गए पूरा बहुत दूर से टरक गए। हम लोग कलेक्टर के पास इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में जो अभी नवनिर्मित ब्रिज बने हैं वो बीचे बीच 2 फाटे पट गए और ऐसे बटे हैं कि वो काम अपन वाला समझ में नहीं आते और वही तरफ से हमन पढ़े जाते रहे उतना स्थिति में नहीं रही थे। अभी नवनिर्मित बने हैं तो मैं हमारे गांव कभी लड़का मन जात हो तरफ से हमारे खेती किसानी भी हवे। ऐसी स्थिति हवे कि अगर कोई छोटे से अगर जानवर भी चाहिए ना तो जगह धस के खत्म हो सकते। और अभी वहाँ की भी ऐसी स्थिति है कि जो अभी नेता शासन प्रशासन में जो काम करत ना अभी लीपा पोती बा जाके वही का बोलते सीमेंट के चूरा उरा लगा के रोक के रखत हो मन। तो ये पूरा सरासर गलत होते भाई। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही मुस्लिम धर्म गुरुओं पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब विवादों में घिर गई हैं। राजनांदगांव में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने नाजिया इलाही के बयान का विरोध जताया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी के अध्यक्ष ने दावा किया कि नाजिया ने उनके धर्म के बारे में बहुत गंदी बात की है। उन्होंने मांग की है कि नाजिया इलाही को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, सजा मिलना चाहिए। कमेटी की 2008 से मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं, नाजिया इलाही ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बहुत ही गंदी बात जिसको हम अपनी जबान से दोहरा नहीं सकते, रूह कांप जा रही है। तो हम चाहते हैं कि नाजिया इलाही को इसी कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो कुरान पाक नहीं पढ़ी है
उसको दीन की जानकारी नहीं है, इसलिए वो सब बातें कर रही है। ये सब अगर वो कुरान पाक पढ़ी होती, दीन की अगर उसको जानकारी होती तो इतनी गंदी गंदी बातें वो नहीं करती। आज आप लोग कलेक्टर आए हैं, किससे मिली है, क्या कार्रवाई? हमने कलेक्टर साहब से मिले, ज्ञापन सौंपा है उनको, और हम चाहते हैं उसको जेल के सलाखों के पीछे देखना, जल्दी से सजा मिले। अब अंबिकापुर राजनांदगांव की पोश कॉलोनी सन सिटी में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर ग्राउंड फ्लोर की ग्रिल तोड़कर घर में दाखिल हुए और करीब 15 से 20 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल चोरी हुए सामान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में सुराग जुटाने के लिए आसपास के इलाकों की भी जांच शुरू कर दी है। 3-4 बजे के आसपास सन सिटी स्थित एक मकान में एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें उनके यहाँ जो नीचे जो फ्लोर है उसके कमरे के अलमारी को में रखे हुए जो चांदी की बर्तन थी, पुरानी बर्तन थी, जो कि लगभग अभी वर्तमान में 15 से 20 किलो के आसपास वजन होना प्रथम दृष्टया प्रार्थमिक द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा उनका आकलन भी कर रहे हैं। और उसके 3 से 4 नकाबपोश चोरों के द्वारा घर में घुस करके उनकी जो खिड़की ग्रिल है उसको तोड़ करके चोरी किया गया है और इस पर लगातार कार्रवाई जारी हो गया है। जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो चौकीदार थे और जो लोग उस समय उपस्थित थे उनसे भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और आसपास के जितने फुटेज हैं उसको भी खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र इस संबंध में जो अज्ञात चोर हैं उनको पतासाजी करके गिरफ्तारी करने के संबंध में हर संभव प्रयास किया जाएगा। राजनांदगांव में केंद्र सरकार के आह्वान पर 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए रायपुर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान रायपुर सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप, बॉबी और राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने जानकारी दी। सप्ताह भर ध्वजारोहण, सदस्यता अभियान, मैराथन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। उत्कृष्ट सहकारी समितियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने और किसानों सहित अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जो कि 29 जून से 6 जुलाई तक चलेगा। उसके अंतर्गत जन जागरण के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सहकारी मेला लगेगा, मैराथन दौड़ होगा, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। सभी समितियों के अच्छे कार्यों के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सदस्यता का भी कार्यक्रम किया जाएगा। सब जगह सहकारिता से नए लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। और एक बड़ा जो हम लोगों को सौगात मिलने वाला है छत्तीसगढ़ को, हमारे यहाँ अन्न भंडारण के लिए जो बहुत विशाल गोडाउन का जो निर्माण होने वाला है उसमें 9 गोदाम हमारे यहाँ प्रदेश में उसका शिलान्यास किया जाएगा 6 जुलाई को। ये 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक हफ्ते का सहकारिता सप्ताह का कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं और उसी संदर्भ में आज हमने आप सबको आमंत्रित किया था विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उसमें वृक्षारोपण भी है, कृषकों में जागरूकता अभियान है, सदस्यता अभियान बढ़ाना है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है, केसीसी को बांटना है, सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर पैक्स में कार्यक्रम करना है, किसानों की संगोष्ठी करना है, जैविक खाद के लिए संगोष्ठी करना है, एफपीओ कैसे बनता है उसके लिए काम करना है। तो विभिन्न क्षेत्रों को 6 दिन में हम छुएंगे। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पदुमलाल पन्नालाल बख्शी विद्यालय बसंतपुर में शाला प्रवेश उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरित की है, संवाद भी किया है। जिले में 6100 साइकिलों का वितरण किया। इस मौके पर 120 साइकिलें छात्राओं को दी गई। विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए योजनाओं की जानकारी दी। का एक कार्यक्रम बक्सी स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण
11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण, ये सब आज इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस स्कूल की खासियत ये है, पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि 10वीं और 12वीं में 99% बेटियां पास हुई है और मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट क्लास में बच्चियां आई है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग, यहाँ पे प्लानिटोरियम और स्पेस क्लब बनाया गया है। गांव के ग्राम दिला पहाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम नहीं आने से नाराज एक महिला और उसकी बेटी ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया। घटना के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते दोनों को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से पीएम आवास योजना के तहत मकान मिलने की उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। आक्रोशित हो गई। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके हालात सामान्य हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। सीओ के यहाँ से लिस्ट होकर अप्रूव आया था, उसमें इनका नाम था, लेकिन सरपंच ने कुछ कारणवश इनका नाम काट दिया है। प्रथम दृष्टया पता करने पर यह भी पता चला है कि जो महिला है उनके 2 घर उसी गांव में है, लेकिन वो किसके नाम पर है, किसके घर में रह रही है, इसके संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस प्रकार से लोग अपने आप में पेट्रोल छिड़क लिए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर तत्काल चौकी से एएसआई चंपेश ठाकुर और बाकी के जो उपस्थित हुए थे और उपस्थित होकर के इसको जिला चिकित्सालय लाकर इलाज कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इनको प्राथमिक चिकित्सा किया गया और जिसके उपरांत इनका बयान लिया गया है। बयान लेने पर उस महिला ने पिछले 15 सालों से लगातार मांग करने पर भी उसको पीएम आवास नहीं मिलना बताई है, लेकिन उसका निर्धारित मापदंड पूरा करती है या नहीं करती है, इसके संबंध में सीओ से और सरपंच से बाकी जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लिया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए। और राजनांदगांव के ग्राम डीला पहाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के में नाम नहीं आने से नाराज एक महिला और उसकी बेटी ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल लिया। घटना के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते दोनों को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है, बड़ी घटना टल गई है। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से पीएम आवास योजना के तहत मकान मिलने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन सूची में नाम नहीं मिलने से वह आक्रोशित हो गई। हर बार यही सिस्टम की सूची में नाम नहीं आता, महिला मायूस हो गई। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लिस्ट होकर अप्रूव आया था, उसमें इनका नाम था, लेकिन सरपंच ने कुछ कारणवश इनका नाम काट दिया है। प्रथम दृष्टया पता करने पर यह भी पता चला है कि जो महिला है उनके 2 घर उसी गांव में है, लेकिन वो किसके नाम पर है, किसके घर में रह रही है, इसके संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस प्रकार से लोग अपने आप में पेट्रोल छिड़क लिए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर तत्काल चौकी से एएसआई चंपेश ठाकुर और बाकी के जो उपस्थित हुए थे और उपस्थित होकर के इसको जिला चिकित्सालय लाकर इलाज कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इनको प्राथमिक चिकित्सा किया गया और जिसके उपरांत इनका बयान लिया गया है। बयान लेने पर उस महिला ने पिछले 15 सालों से लगातार मांग करने पर भी उसको पीएम आवास नहीं मिलना बताई है, लेकिन उसका निर्धारित मापदंड पूरा करती है या नहीं करती है, इसके संबंध में सीओ से और सरपंच से बाकी जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लिया जा रहा है। और राजनांदगांव से अगली खबर, जहां अपनी मांगें पूरी न होने से नाराज मितानिनों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल प्रदर्शन किया है और यहां पर हड़ताल के बाद महिलाओं ने रैली निकाली, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक इस साल 2003 के विधानसभा चुनाव में से ठीक पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मितानिनों से बड़े वायदे करे थे, लेकिन प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद भी इन घोषणाओं पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। वहीं मितानिन कार्यक्रम के संचालन की भी पूरी जिम्मेदारी किसी बाहरी गैर सरकारी संस्था को दे दी गई, जिससे मितानिनों की शक्तियों और उनके सम्मान पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो सरकार ने घोषणा की थी कि मितानिनों का हम सभी का 50% वृद्धि करेंगे करके। ये इसमें सरकार ने अभी तक ऐसे कोई अपने जो वादा है वो पूरा नहीं किए हैं, तो उसी को हम पूरा करने के लिए आज मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और दूसरा है जो सरकार ने ठेका में दे दिए हैं कार्यक्रम को, तो वो हम ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीजें हैं जैसे एनएचएम में संविलियन करने के लिए कहे थे, तो उन्हीं का वो है घोषणा शासन नहीं किए थे, तो उस मांग को आज हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं।
नर्मदापुर और राजनांदगांव से खबर, जहां आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर बीजेपी के अटल सदन कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के आपातकाल दौरे को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय करार दिया। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक महस्के ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया, देश में आपातकाल लागू कर दे। दीपक महस्के ने आरोप लगाया कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। वहीं दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी ने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल लागू किया, जबकि देश में ना तो युद्ध की स्थिति थी और ना ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नई पीढ़ी की आपातकाल की वास्तविकता से अवगत कराना आवश्यक है। के विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, वो मीसाबंदी और इमरजेंसी जो 1975 के बाद लगी थी, उसके दिन को याद करते हुए उस समय इस धारा 352 इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था और किस तरह जनता ने कष्ट भोगा था, किस तरह मीसाबंदियों को जेल में ठूसकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। और मूल्य उद्देश्य यह था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं प्रतिवर्ष कि जनता तक उस समय की जो भयावह स्थितियां हैं ये पहुंच सके। ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी और उस समय की घटनाएं, उस समय के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको आज हम लोग ने याद किया है और उस समय की घटनाओं और किस तरह हमारे चारों स्तंभ को हिला दिया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी प्रेस वार्ता थी। और गरिया और आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर राजनांदगांव में बीजेपी के अटल सदन कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के आपातकाल दौर को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक महस्के ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में आपातकाल लागू किया। दीपक महस्के ने आरोप लगाया कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। वहीं दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी ने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल लागू किया गया, जबकि देश में ना तो युद्ध की स्थिति थी, ना ही कोई बाहरी आक्रमण किया गया था। को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, वो मीसाबंदी और इमरजेंसी जो 1975 के बाद लगी थी, उसके दिन को याद करते हुए उस समय इस धारा 352 इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था और किस तरह जनता ने कष्ट भोगा था, किस तरह मीसाबंदियों को जेल में ठूसकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। और मूल्य उद्देश्य यह था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं प्रतिवर्ष कि जनता तक उस समय की जो भयावह स्थितियां हैं ये पहुंच सके। ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी और उस समय की घटनाएं, उस समय के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको आज हम लोग ने याद किया है और उस समय की घटनाओं और किस तरह हमारे चारों स्तंभ को हिला दिया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी प्रेस वार्ता थी। और बिलासपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित यौन शोषण के मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में राजनांदगांव के सेन समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की जांच की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या शिकायतों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित सहायता और न्याय दिलाने की मांग भी की है। और हमारा जो संस्कृति सभ्यता है, जिसमें कहा गया है हमारे भारतीय संस्कृति में भी कि गुरु गोविंद बहु पड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बन जाए, ऐसा कहा जाता है। तो आज देखिए क्या रह गया है, उस गुरु ने, जिसको हम शिक्षक हम गुरु मान रहे हैं, वही गुरु के द्वारा एक बच्ची के साथ ऐसा कृत्य अपराध किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। और हमारे समाज की इस बालिका के साथ साथ ना जाने कितनों के साथ वो कर रहे होंगे ऐसा।
और दुख की बात यह है, जब उस बच्ची ने अपने प्राचार्य महोदय को, वहाँ के शिक्षकों को से भी अवगत कराया इस चीज के लिए, तो वहाँ की जो प्रबंधन समिति है, शिक्षक है, उन्होंने किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया। छात्रा थी और उस छात्रा के साथ में लगातार अनवरत वहाँ के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया जाता था और इसकी सज्ञानता प्रिंसिपल को बताया गया, पूरे स्टाफ को बताया गया, लेकिन प्रिंसिपल और शाला समिति के प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंततः उस बालिका के द्वारा FIR दर्ज कराया गया वहाँ के स्कूल थाना में, और थाना में भी जो लिपापोती वाला प्रक्रिया हुआ, लेकिन जब लिपापोती वाला प्रक्रिया हुआ तो समाज इस पर खुलकर सामने आया। समाज को जब इसकी सज्ञानता हुई तो प्रांत स्तर पे आज का तारीख हम लोगों ने तय किया कि 25 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में हर जिले मुख्यालय में हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पे। उसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं पूरे समाज के साथ में। और राजनांदगांव में अपनी मांगें पूरी ना होने से नाराज मितानिनों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल प्रदर्शन किया। हड़ताल के बाद महिलाओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक साल 2003 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मितानिनों में बड़े वायदे उनसे किए थे, लेकिन प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद भी इन घोषणाओं पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। वहीं मितानिन कार्यक्रम के संचालन की भी पूरी जिम्मेदारी किसी बाहरी गैर सरकारी संस्था को दे दी गई, जिससे मितानिनों की शक्तियों और उनके सम्मान पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घोषणा की थी कि मितानिनों का हम सभी का 50% वृद्धि करेंगे करके। ये इसमें सरकार ने अभी तक ये कोई अपने जो वादा है वो पूरा नहीं किए हैं, तो उसी को हम पूरा करने के लिए आज मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और दूसरा है, जो सरकार ने ठेका में दे दिए हैं कार्यक्रम को, तो वो हम ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीजें हैं, जैसे NHM में संविलियन करने के लिए कहे थे, तो उन्हीं का वो है घोषणा शासन नहीं किए थे, तो उस मांग को आज हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड में खाद बीज को लेकर चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। नागपुर रोड पर किसान संगठन और कांग्रेस के नेताओं, डोंगर विधायक जो डोंगरगढ़ गांव के विधायक हैं दलेश्वर साहू भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान डोंगर गांव के विधायक ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने खाद बीज का मुद्दा भी उठाया है। दलेश्वर साहू ने कहा कि खाद की कमी चल रही है, बिजली की समस्या देखी जा रही है, खेत पंप की मोटरों की बिजली कट रही है। इसके साथ ही बिजली कटौती का मुद्दा उन्होंने उठाया है। SDM को आवेदन भी दिया है। मुद्दा पर प्रमुख रूप से है, पहला मुद्दा है जो खाद किसानों को जो सोसाइटी में मिलना चाहिए 80% रेशियो है सरकार की नीति के अनुसार से, और 30% रेशियो है व्यापारी को जाना, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। 70% व्यापारी को दिया जा रहा है और 30% सोसाइटी को। अब सोसाइटी से पूरा किसान जुड़े हुए हैं, तो आप उल्टा करोगे तो हम लोग कब तक सहन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पूरा गांव में बिजली कटौती, सारे जो प्रॉब्लम किसान जो झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कमजोर बनाया है यहाँ के राजनांदगांव किसानों को। आप बिल्कुल तिरुवंदी इतना बड़े मुद्दा है, आपने राजनांदगांव कलेक्टर को पूछना आपने क्यों पालन नहीं किया सर। आप डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू जी और उनके जो कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ कुछ किसान के संगठन है, उनके द्वारा तुमड़ी मोड़ चौक में चक्का जाम रखने का धरना प्रदर्शन पे 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा था। आज इनके द्वारा उनके नेतृत्व में आकर के नेशनल हाईवे में कुछ देर के लिए बैठे थे, जिनको विधिवत समझाइश दे करके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट SDM डोंगरगांव के द्वारा उनसे बात किया गया। उनके बाद फिर वो अपना जो ज्ञापन है, जो मांग है, उनको दे करके विधिवत धरना को समाप्त किए हैं और रोड से हट गए हैं। उक्त के संबंध में पुलिस बल के रूप में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिनको एक बार समझाइश उनको देने के बाद विधिवत उठ गए हैं। वर्तमान में जो आवागमन है वो चालू हो गया है। और आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर राजनांदगांव में बीजेपी के अटल सदन कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के आपातकाल के दौर को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय करार दिया। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक महस्के ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में आपातकाल लागू किया। दीपक महस्के ने आरोप लगाया कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए।
वहीं दंतेवाड़ा विधायक के चेतराम अटामी ने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल लागू किया, जबकि देश में ना तो युद्ध की स्थिति थी और ना ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ था। भाजपा नेताओं ने कहा कि नई पीढ़ी की आपातकाल की वास्तविकता से अवगत कराना आवश्यक है। जो प्रेस वार्ता के विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, वो मीसाबंदी और इमरजेंसी जो 1975 के बाद लगी थी, उसके दिन को याद करते हुए उस समय इस धारा 352 इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था और किस तरह जनता ने कष्ट भोगा था, किस तरह मीसाबंदियों को जेल में ठूस कर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। और मूल्य उद्देश्य यह था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं प्रतिवर्ष कि जनता तक उस समय की जो भयावह स्थितियां हैं ये पहुंच सके। ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी और उस समय की घटनाएं, उस समय के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको आज हम लोग ने याद किया है और उस समय की घटनाओं और किस तरह हमारे चारों स्तंभ को हिला दिया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी प्रेस वार्ता थी। राजनांदगांव जिले में खरीफ सीजन के बीच किसानों को खाद, बीज और यूरिया की उपलब्धता को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की बढ़ती मुश्किलों को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई सहकारी समितियों में खाद और यूरिया की भारी कमी है, जिसके कारण किसानों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है और बेवजह उन्हें परेशानी आ रही है। आज जो है राजनांदगांव में किसानों को डब्बे में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जा रहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पहुंचिए, जो मुमकिन नहीं है। किसी का खेत 10 किलोमीटर दूर है, किसी का 20 किलोमीटर दूर है और किसान ट्रैक्टर लेकर यदि आएगा तो उससे ज्यादा तो उसका डीजल जल जाएगा जितना वो डीजल उसमें डलवाता है। साथ ही अभी मताई का समय चल रहा है, पहली बारिश हुई है, खेतों में काम चल रहा है, मिट्टी लगा हुआ जो ट्रैक्टर है वो राजनांदगांव के पेट्रोल पंप में लाना पॉसिबल नहीं है। इसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए थे। दूसरी तरफ खाद बीज की जो किल्लत, किसान के साथ खाद बीज की किल्लत है कि उन्हें ना 1 बोरी डीएपी यूरिया का दिया जा रहा है, जबकि उन्हें जरूरत 20 बोरी की है। उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए थे। एडीएम से चर्चा हुई क्योंकि कलेक्टर साहब बाहर हैं, लीव पर हैं, तो एडीएम ने हमें आश्वासन दिया इसके लिए शीघ्र से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा और यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो ट्रैक्टर लेकर बड़ा विरोध करेंगे। आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के अटल सदन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के आपातकाल के दौर को याद दिलाया, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय करार दिया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया, देश में आपातकाल लागू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी ने भी निशाना साधा है। जो प्रेस वार्ता के विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, वो मीसाबंदी और इमरजेंसी जो 1975 के बाद लगी थी, उसके दिन को याद करते हुए उस समय इस धारा 352 इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था और किस तरह जनता ने कष्ट भोगा था, किस तरह मीसाबंदियों को जेल में ठूस कर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। और मूल्य उद्देश्य यह था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं प्रतिवर्ष कि जनता तक उस समय की जो भयावह स्थितियां हैं ये पहुंच सके। ये सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी और उस समय की घटनाएं, उस समय के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको आज हम लोग ने याद किया है और उस समय की घटनाओं और किस तरह हमारे चारों स्तंभ को हिला दिया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी प्रेस वार्ता थी। राजनांदगांव जिले में खरीफ सीजन के बीच किसानों को खाद, बीज और यूरिया की उपलब्धता को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की बढ़ती मुश्किलों को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई सहकारी समितियों के में खाद और यूरिया की भारी कमी है,
जिसके चलते किसानों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। जो है राजनांदगांव में किसानों को डब्बे में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जा रहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पहुंचिए, जो मुमकिन नहीं है। किसी का खेत 10 किलोमीटर दूर है, किसी का 20 किलोमीटर दूर है, और किसान ट्रैक्टर लेकर यदि आएगा तो उससे ज्यादा तो उसका डीजल जल जाएगा जितना वो डीजल उसमें डलवाता है। साथ ही अभी मताई का समय चल रहा है, पहली बारिश हुई है, खेतों में काम चल रहा है, मिट्टी लगा हुआ जो ट्रैक्टर है वो राजनांदगांव के पेट्रोल पंप में लाना पॉसिबल नहीं है। इसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ थे। दूसरी तरफ खाद बीज की जो किल्लत, किसान के साथ खाद बीज की किल्लत है कि उन्हें ना 1 बोरी डीएपी यूरिया का दिया जा रहा है, जबकि उन्हें जरूरत 20 बोरी की है। उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए थे। एडीएम से चर्चा हुई क्योंकि कलेक्टर साहब बाहर हैं, लीव पर हैं, तो एडीएम ने हमें आश्वासन दिया इसके लिए शीघ्र से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, और यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो ट्रैक्टर लेकर बड़ा विरोध करेंगे। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पदमलाल पुन्नालाल बख्शी विद्यालय बसंतपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव, साइकिल वितरण और स्पेस क्लब के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरित की और उनसे संवाद भी किया। जिले में 6100 साइकिलों का वितरण किया गया। वहीं पदमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में 120 साइकिलें छात्राओं को दी गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस और बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का माध्यम बताते हुए नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। का एक कार्यक्रम बख्शी स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को कार्यक्रम है। जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए, और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण। 11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण। ये सब आज इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस स्कूल की खासियत ये है, पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि 10वीं और 12वीं में 99% बेटियां पास हुई है और मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट क्लास में बच्चियां आई है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग, यहाँ पे प्लानिटोरियम और स्पेस क्लब बनाया गया है। और राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। समारोह में कांग्रेस से फूलमती वर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी से शपथ ग्रहण समारोह को राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बन रहा। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है उसे जनहित के कार्यों के जरिए निभाना होगा। और घुमका के इस शपथ ग्रहण समारोह में स्थानीय राजनीति में नई ऊर्जा का संदेश दिया। अब लोगों की नजरें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के कार्यों और विकास योजनाओं पर टिकी हुई हैं। समारोह में हम लोग आए थे और नगर पंचायत घुमका में हमारे कांग्रेस पार्टी की फूलमती वर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष जीती। निश्चित रूप से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और यहाँ की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं। ये 4 नगर पंचायत, पूरे प्रदेश में 4 नगर पंचायत के आम चुनाव था, जिसमें से हम लोग घुमका और पल्लारी कांग्रेस पार्टी जीती। और निश्चित रूप से ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद और सरकार की फेलियर ने कहीं न कहीं इस 2.5 साल के काम ने इस नगर पंचायत को कांग्रेस के फेवर में मतदान हुआ। निश्चित बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ के मतदाताओं ने फूलमती वर्मा और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। यहाँ की जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई के आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। यहाँ हमारे जो राजनांदगांव जिले के जो विधायकगण हैं वो लोग भी खूब मेहनत किए हैं। यहाँ के पदाधिकारियों ने, खासकर महिला कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, तो बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 510 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, लोकार्पण भूमि पूजन किया है। सीएम ने
विभिन्न योजना से संबंधित किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो कहती है करती है। बंगाल में भी जनता ने बीजेपी को सहयोग करके सरकार में बिठाया है। तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल में आज दुनिया के 177 से भी ज्यादा देश योगा के अपनाई से वहां के आदमी मन अपन जीवन में दिनचर्या में योग ला शामिल करें हैं और एक नेतृत्व हमारे भारत देश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब हैं। एक प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभार और आप सबसे भी आग्रह है कि आप मन भी थोड़ा सा समय निकाल के योग ला अपन जीवन में अपन दिनचर्या में वाला शामिल करो। स्वागत करिए भिखारी दादी से फुलवासन जी का, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। ये अद्भुत काम जिसने देखा है वो समझ सकता है, वर्णन से आपको समझ में नहीं आएगा। चिलचिलाती भी धूप में और कारण क्या था? पानी बचाओ अभियान, फसल चक्र परिवर्तन का अभियान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, उस योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली निश्चित रूप से पद्मश्री फुलवासन देवी है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। राजनांदगांव से लगातार डॉक्टर साहब विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 15 वर्ष तक, और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव में भी 15 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज 511 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, तो उससे यहाँ पर प्रगति होगा। और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए और फसल चक्र परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी श्रीमती फुलवासन यादव जी और उनकी पूरी टीम वो भी बहुत अच्छा जागरूकता का काम यहाँ पर उनकी टीम कर रही है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री कैलाश राजनांदगांव में सर्व आदिवासी समाज ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करने, स्कूलों में पढ़ाए जा रहे मंत्री का विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के नेता ललित कुर्रे का कहना है कि आदिवासी समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। बाबा बालक दास को बालोद के जंगलों में सैकड़ों एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है और दूसरी तरफ 1 डिसमिल जमीन भी आदिवासी समाज को नहीं दी जाती। ज्ञापन का मुद्दा यह है कि हम लोगों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। जहां देखो आज की स्थिति में हर जगह ट्राइबल क्षेत्र में हो चाहे वो सभी जगह हो, आदिवासियों के साथ अन्याय करना सरकार की नीति बन गई है। चाहे वो टुएगोंदी वाला मामला हो, उसमें देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर किसी आदमी को 2 डिसमिल जमीन देना हो, किसी निर्धन को या गरीब आदमी को, तो उसके लिए 2 डिसमिल जमीन के लिए सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। और बाबा बालकनाथ को पूरा का पूरा जंगल अलॉट कर देना, ये कहाँ की हित ऐसी बात है। ये सरकार जो है केवल आदिवासियों को छल रही है, छल कपट करके आदिवासियों के साथ आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और आदिवासियों के साथ छल कपट करके आदिवासी को खत्म करना चाह रही है। प्रदेश स्तरीय जो 15 सूत्री मांग रहा है आदिवासियों का, जल जंगल जमीन उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति, तो 15 सूत्री अभी तक लंबित है। उसी को आज हमने 15 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम से। और एक ज्ञापन ये भी दिया है क्या जो नया शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में जो मंत्रों, गायत्री मंत्र वगैरह कुछ का जो मंत्र लाए हैं, गुरु मंत्र ऐसा करके 4-5, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक ये हमको अपना धर्म, अपनी जाति, अपने अनुसार से अपनी मान्यता, आस्था हर कोई अपना अपना मान सकता है। लेकिन पर्टिकुलर एक धर्म, थाईलैंड के कल्चर को, थाईलैंड के धर्म को यहाँ पर परोसना यहाँ के ट्राइबल कबीलाइयों के बीच के न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम इसको ज्ञापन के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए और इस मौके पर
सीएम ने 510 करोड़ रुपए से ज्यादा के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम साई ने विभिन्न योजना से संबंधित किसानों को सम्मानित किया। वहीं सीएम साई ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और बंगाल में भी जनता ने बीजेपी को सहयोग करके सरकार में बैठाया और अब महाराष्ट्र में भी सांसद बीजेपी पर विश्वास जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल में आज दुनिया के 177 से भी ज्यादा देश योगा के अपनाई से वहां के आदमीमन अपन जीवन में दिनचर्या में योग ला शामिल करें हैं और एक नेतृत्व हमारे भारत देश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब हैं। एक प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभार और आप सबसे भी आग्रह है कि आप भी थोड़ा सा समय निकाल के योग ला अपन जीवन में अपन दिनचर्या में वाला शामिल करो। स्वागत करिए पिताजी दादी से फुलवासन जी का, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। ये अद्भुत काम जिसने देखा है वो समझ सकता है, वर्णन से आपको समझ में नहीं आएगा। चिलचिलाती भी धूप में और कारण क्या था? पानी बचाओ अभियान, फसल चक्र परिवर्तन का अभियान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, उस योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली निश्चित रूप से पद्मश्री फुलवासन देवी है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। राजनांदगांव से लगातार डॉक्टर साहब विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 15 वर्ष तक, और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव में भी 15 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज 511 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, तो उससे यहाँ पर प्रगति होगा। और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए और फसल चक्र परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी श्रीमती फुलवासन यादव जी और उनकी पूरी टीम वो भी बहुत अच्छा जागरूकता का काम यहाँ पर उनकी टीम कर रही है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में यूपीएससी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों ने मार्गदर्शन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और तैयारी का रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया। खास तौर पर संजय डहरिया का उल्लेख किया गया, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद सफलता हासिल की प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। कॉलेज के बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से क्या क्या वो कर सकते हैं, और खास तौर से यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, और उस परीक्षा में कैसे तैयारी की जाती है, उसके लिए यूपीएससी के टॉपर जो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 6वें नंबर पे, 40वें नंबर पे, और अन्य जो नीचे यूपीएससी में आए हैं, आईएफएस भी कुछ बने हैं, इन सब को बुला के उनके अनुभव, कैसी तैयारी किया और कैसे सफलता हासिल किया। और राजनांदगांव में एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती पाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला अब तब सामने आया जब 17 जून को एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां जांच के दौरान बच्ची के करीब 6 माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद बच्ची की मां ने थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजन और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू की।
जांच के दौरान सुभाष गेंड्रे नामक व्यक्ति मामले में आरोपी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष गेंड्रे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। 17 तारीख को बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय में एक नाबालिग बच्ची को गर्भवती होने के संबंध में सूचना मिला था, जिसमें प्रथम दृष्टया पता करने पर उक्त प्रकरण डोंगरगांव थाना से संबंधित होने पर बसंतपुर थाना से उसको डोंगरगांव भेज दिया गया था, जिसके जांच पर एक नाबालिग बच्ची को अज्ञात आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में जानकारी मिला था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके उसको विधिवत विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पूछताछ करने पर परिजनों से और जो बच्ची है उससे पता चला आरोपी का द्वारा उसके साथ पूर्व में अवैध रूप से दुष्कर्म घटना की गई थी, जिसके पश्चात उसका ये स्थिति हुआ था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर के पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म की धारा का गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में रिमांड में भेजा गया। और भोपाल और राजनांदगांव में नीट का पेपर का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुआ। शहर में बनाए गए 6 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तय समय पर परीक्षा शुरू हुई और पूरी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराई गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को अपने स्तर के अनुरूप बताया, जबकि कुछ ने कुछ सवालों को अपेक्षाकृत कठिन बताया। वहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं आते, सब चीजें बस तैयारी की वैसा है। हाँ, पेपर तो इजी था, बायो सेक्शन इजी आया था, केमिस्ट्री मीडियम था और फिजिक्स बहुत हार्ड था। मेरा पेपर अच्छा गया था एज कम्पेयर टू पिछला पेपर। ये पेपर थोड़ा टफ आया था, फिजिक्स खासकर लेंथी आई। और 15 मिनट जो मिला था उसका क्या? 15 मिनट जो मिला मैंने उसका अच्छे से यूज किया, लेकिन खासकर वो अटेंडेंस शीट में जो हमें को पिछली बार टाइम लगा था, एक जगह बबलिंग करनी थी, इस बार 2 जगह करनी थी, तो कहीं ना कहीं वो टाइम उसमें चला गया। अच्छा था, मॉडरेट। कोई आपको सवाल जो ध्यान दिया? हाँ, केमिस्ट्री का एकदम हार्ड है। मतलब हार्ड मेरे लिए था वो थोड़ा। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिग्विजय स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कलेक्टर, एसपी, स्कूली बच्चों के साथ पुलिस जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और फिट भारत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मलका बस्तर टीम ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित लोगों को मन मोह लिया और टीम के प्रदर्शन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है। योग दिवस के अवसर पे न केवल देशवासियों का बल्कि पूरी दुनिया में 177 देशों में योग का आज आयोजन होता है। उसके लिए सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग दिवस मनाने को यूएनओ में स्वीकृति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रसारित किया और आज राजनांदगांव के इस स्टेडियम में, दिग्विजय स्टेडियम में हजारों लोगों ने योग किया और इस संकल्प लिया कि एक दिन 21 जून ही नहीं, प्रतिदिन योग करेंगे, निरोग रहेंगे। और ये निश्चित रूप से मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जिले के अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने न केवल यहाँ पे हिस्सा लिया, अपितु सभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्कूल हैं, उन सभी जगह पे भी योगा का कार्यक्रम हुआ है। और आज हमारे साथ मलखम्ब की टीम में भी अपनी एक परफॉर्मेंस दी है, तो सभी लोगों ने उसको देखा और बहुत ही एक योग का ही एक वो एक्सटेंशन है, किस तरीके से उन्होंने एक नियमित अभ्यास करके इस स्थिति तक वो पहुंचे हैं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में यूपीएससी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और तैयारी की रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया। खास तौर पर संजय डहरिया का उल्लेख किया गया, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद सफलता प्राप्त कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। उनके भविष्य में उनके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से क्या क्या वो कर सकते हैं और खास तौर से यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा और उस परीक्षा में कैसे तैयारी की जाती है, उसके लिए यूपीएससी के टॉपर जो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 6वें नंबर पे, 40वें नंबर पे और अन्य जो नीचे यूपीएससी में आए हैं, आईएफएस भी कुछ बने हैं, इन सब को बुला के उनके अनुभव, कैसी तैयारी किया और कैसे सफलता हासिल किया। राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 साल की युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। है कि वहां पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे। कुल 8 लोग थे और इस दौरान घटना घटित हुई है, जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी, ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उससे बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें पीएम के लिए पंचनामा के बाद बॉडी को भेजा गया है और बाकी जो मृत्यु का वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। कैरागढ़ में राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूरों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है। तो करंट की चपेट में आने से जान गई और उसके बाद देखिए विवाद की स्थिति बनी। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई और इसके बाद ही मजदूरों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया, साथ ही उचित मुआवजे की मांग भी की। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो श्रमिक है, अभी तक जो जानकारी मिला है उसमें कल्याणी स्टील प्लांट में सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे। इसी दौरान जो वहाँ पे लोहे का खंभा था उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाने के कारण उसके संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। और जिसके बाद जो अंदर के जो मजदूर हैं वो लोग काफी आक्रोशित होकर के भीड़ इकट्ठा करके पोस्टमार्टम नहीं करने के संबंध में बात कर रहे थे। और जिसकी जानकारी मिलने पर सीएसपी राजनांदगांव, थाना प्रभारी सोमनी और जो बल है, इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन के तहसीलदार उपस्थित हुए हैं और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनसे अभी बातचीत कर रहे हैं। सृष्टि सिंह, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 वर्षीय युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का वास्तविक स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तो पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में अब सनसनी फैल गई है और सभी को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। जिससे पता चला है कि वहां पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं,
इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे, कुल 8 लोग थे। और इस दौरान घटना घटित हुई है जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी, ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उससे बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें पीएम के लिए पंचनामा के बाद बॉडी को भेजा गया है और बाकी जो मृत्यु का वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 वर्षीय युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसके बाद से ही अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये घटना घटी। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद कई सारे खुलासे होंगे। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लगातार 5वीं बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे घरेलू, गैर घरेलू और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। हम लोगों का स्पष्ट मांग है कांग्रेस का कि जनता को राहत दिया जाए, बिजली बिल के बढ़े हुए दाम है उसको वापस लिया जाए, घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता, किसानों के लिए जो बिजली के दामों में वृद्धि लगातार की जा रही है उसको वापस लिया जाए। लगातार बिजली कटौती अलग हो रहा है, उसको भी बिजली कटौती बंद किया जाए, मुक्त किया जाए। बिजली के बढ़े बिल को माफ किया जाए, उसमें छूट दिया जाए, सही बिजली बिल दिया जाए उपभोक्ताओं को। स्मार्ट मीटर की शिकायतें लगातार आई है, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम